हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आज हम जो है क्लास 9 की जो एनसीईआरटी है उसके रिलेटेड हम उसके जितने भी चैप्टर्स है 1 से 5 तक वो सब के सब हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 का नाम क्या है? चैप्टर 1 का नाम है व्हाट इज डेमोक्रेसी। व्हाट इज डेमोक्रेसी, आखिर डेमोक्रेसी है क्या, क्यों चाहिए हमें डेमोक्रेसी। ठीक है, तो डेमोक्रेसी का पहले सबसे मतलब जान लेते हैं कि डेमोक्रेसी होती है कि एक गवर्नमेंट होती है। गवर्नमेंट ऐसे तो बनेगी नहीं, या तो वो अपनी मर्जी से बन जाएगी किसी पावर के अकॉर्डिंग या फिर कोई एलाइड ग्रुप के अकॉर्डिंग। लेकिन हमारे इंडिया में क्योंकि डेमोक्रेसी है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट कैसे बनती है, यहाँ पे जो लोग होते हैं उस कंट्री, हमारे कंट्री के, वो गवर्नमेंट को सिलेक्ट करते हैं। तो इसीलिए इसको डेमोक्रेसी कहा जाता है, जहाँ पे लोग सिलेक्ट करें गवर्नमेंट को उससे। ठीक है, फीचर ऑफ डेमोक्रेसी क्या होता है, अब फीचर के बारे में जाने। किसके फीचर के बारे में? डेमोक्रेसी के फीचर के बारे में। डेमोक्रेसी के फीचर काफी सिंपल होता है कि मेजोरिटी रूल। मेजोरिटी, जी हाँ, मेजोरिटी रूल का मतलब होता है कि समझिए कि 100 आदमी हैं, दो नेता है, ऐसा समझ लीजिए, दो नेता है। 100 आदमी में से 60 आदमियों ने इसको वोट दिया और सिर्फ 40 आदमी ने इसको वोट दिया, तो मेजोरिटी किसके पास है? 60 आदमी वाले के पास। तो अब गवर्नमेंट किसकी बनेगी? इस इंसान की बनेगी, तो यह मेजोरिटी रूल कहा जाता है। फिर है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फ्री एंड फेयर इलेक्शन, मतलब इसका मतलब क्या होता है? इलेक्शन जो भी होता है उसमें जेन्युइन चॉइस होना चाहिए, मतलब किसी के प्रेशर में आके कोई भी किसी को वोट नहीं देगा। दूसरा, कोई मैनिपुलेशन नहीं करेगा, मतलब जिसको वोट दे रहे हैं उसी को वोट जाना चाहिए। तो ये जेन्युइन और मैनिपुलेशन, ये दोनों का काम, ये दोनों आते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन में। फिर डेमोक्रेसी में है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या होता है कि मतलब यूनिवर्सल में ऐसा है कि हम्म, ये सारे सिटीजन के पास राइट टू वोट है। हर सिटीजन के पास वोट करने का राइट है। ये नहीं कि भाई तू इस कास्ट का है तो या तो तेरे को वोट नहीं देना, नहीं। हाँ, कुछ एज क्राइटेरिया है, जैसे कि 18 से अबव हो तो आप वोट दे सकते हो, तो एज में है। लेकिन बाकी और कहीं पे भी कोई भी रुकावट नहीं है, आप सभी सिटीजन्स को राइट टू वोट है। ठीक है, फंडामेंटल राइट आता है डेमोक्रेसी के अंदर। फंडामेंटल फंडामेंटल राइट, अभी ये फंडामेंटल राइट होता है क्या है, ये जान लेते हैं। कुछ बेसिक राइट्स होते हैं, हर इंसान के बेसिक राइट्स होते हैं जो हर इंसान को मिलना चाहिए। और उसको क्या करना है, उसको मस्ट, वो जो भी राइट्स है उसका क्या करना है, उसको उस राइट्स को रिस्पेक्ट देना है और उसे यहाँ तक कि प्रोटेक्ट भी करना है। तो रिस्पेक्ट और प्रोटेक्ट, ये फंडामेंटल राइट होता है हर इंसान का। चलिए, हमें इतना डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा, लेकिन आखिर हमें डेमोक्रेसी जो है वो चाहिए क्यों? वाई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की जरूरत है क्या? तो डेमोक्रेसी की बात करें तो जो डेमोक्रेसी है वो हमको एक चीज देती है। क्या देती है? वो हमको देती है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी देती है। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जिस जिस गवर्नमेंट को लोगों ने चुना हुआ है, जिस गवर्नमेंट लोगों ने चुना है, अब इस गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी है कि ये फुलफिल करे इनके इनके नीड्स को, इनके प्रोग्रेस को, इनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे। ये अकाउंटेबिलिटी किसके पास आ जाती है? गवर्नमेंट के पास। तो ये किस में आता है? डेमोक्रेसी में आता है, इसलिए डेमोक्रेसी की जरूरत होती है। दूसरा इसमें होता है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग, जी हाँ, डिसीजन मेकिंग का मतलब डेमोक्रेसी इंश्योर करती है कि जो भी डिसीजन बनेगा, जो भी डिसीजन बन रहा है वो क्या होगा, वो एकदम वो भी एकदम क्या कहते हैं, वो एकदम ट्रांसपेरेंटरी होगा।
उसमें कोई ऐसा नहीं कि भाई मैंने एक कोने में जाकर बना दिया, किसी को पता नहीं चला कब लो आया, क्या आया, कैसे बना। ऐसा नहीं होगा। और उस लो को बनाने में बहुत से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट भी करेंगे, चाहे वो पार्लियामेंट के लोग हो या कहीं और के लोग हो। पार्टिसिपेशन भी उनका होगा। इसमें एक एक और चीज होता है कि इसमें रिस्पेक्ट होता है। किसका रिस्पेक्ट होता है? ह्यूमन राइट्स का। डेमोक्रेसी में ह्यूमन राइट्स का रिस्पेक्ट होता है। मतलब इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल का फ्रीडम और उसके उसके जो भी राइट्स होते हैं उसको ध्यान में रखा जाता है इसके अंदर। ठीक है। डेमोक्रेसी और अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है? डेमोक्रेसी, केवल डेमोक्रेसी तो नहीं होगा, नहीं। अदर फॉर्म भी होंगे किसके? गवर्नमेंट के। जी हाँ। तो जनरली ऐसा माना जाता है कि डेमोक्रेसी एक तरफ है और एक तरफ आ जाती है ये मोनार्की। मोनार्की या और एक होता है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप आ जाता है। ये क्या कहते हैं? इनके हाथ में सारा का सारा पावर होता है। इनके में हाथ में सारा का सारा पावर होता है। जबकि डेमोक्रेसी की बात करें तो डेमोक्रेसी में जो पावर होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। डेमोक्रेसी में जो पावर होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यही अंतर है। ओके। अब चैप्टर 2 के बारे में पढ़ लेते हैं। चैप्टर 2 क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। जी। कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, पहले तो हमें भाई ये बताओ, जरूरत क्या थी कॉन्स्टिट्यूशन की? जरूरत ये थी कि किसी भी कंट्री को या किसी भी चीज को चलने के लिए एक फ्रेमवर्क की जरूरत होती है। एक फ्रेमवर्क की जरूरत पड़ेगी। ये फ्रेमवर्क क्या करता है? ये फ्रेमवर्क डिसाइड करता है कि गवर्नमेंट वर्क या फिर फंक्शन कैसे करेगी। गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स का प्रोटेक्शन कैसे करेगी। ये सब की जरूरत थी, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन एक फ्रेमवर्क दिखाता है। अब मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो 1946 में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी। 1946 में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनी। इस असेंबली में क्या था? इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन था, इसी असेंबली में क्या रखा गया कि भाई हम ऐसा अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्टिंग हुआ 1946 में। ठीक है। अब इसका इन्फ्लुएंस देख लेते हैं। इन्फ्लुएंसेस ये था कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत सारे सोर्सों से लिया गया है। वेरियस सोर्सेस के अंदर बहुत सारे सोर्सेस है। जैसे कि 1935 का गवर्नमेंट एक्ट, अभी क्या होता है जब हम आगे और पढ़ेंगे तो हमें और पता चलेगा इसके बारे में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट है। और फिर यूएसए का संविधान हुआ, यूके का हुआ, और जापान का हुआ, फ्रांस का हुआ। इन सब से जो 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 अच्छी अच्छी बातें हैं जो हमारे हमारे कल्चर से रिलेटेड, हमारे डेमोक्रेसी से रिलेटेड जो सूट कर सकती थी, वो सारी बातें हमारे इंडियन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर रखा गया है। ठीक है। अब की फीचर क्या है हमारे संविधान का? की फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है हमारे? पहला तो भाई प्रियम्बल। प्रियम्बल ही हमारा की फीचर है। मतलब अ, इसमें इसके अंदर मतलब सिंपल हमारे में क्या लिखा गया? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, ये हमारा की फीचर है प्रियम्बल का। फ्रेटर्निटी। ठीक है। फिर है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट, ये फंडामेंटल राइट क्या करता है? फंडामेंटल राइट मतलब वो
प्रोटेक्ट करेगा, किस चीज से प्रोटेक्ट करेगा? कोई भी आर्बिट्री कोई भी आर्बिट्री एक्शन होगा, ये आर्बिट्री एक्शन करेगा कौन? आर्बिट्री एक्शन करेगी जैसे गवर्नमेंट या फिर स्टेट, उनसे प्रोटेक्ट किसको करेगा? सिटीजन्स को करेगा प्रोटेक्ट। तो फंडामेंटल राइट्स क्या करता है? इसी से बचाता है। फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल आता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल क्या करता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल एक गाइडलाइन है। गाइडलाइन, जी हाँ, ये गाइडलाइन है किसके लिए? और स्टेट के लिए। ये है गाइडलाइन है स्टेट के लिए कि वो कैसे सोशल प्लस इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के थ्रू काम करना शुरू करेगी। तो ये डायरेक्ट प्रिंसिपल ये बताता है। फेडरलिज्म, फिर आता है एक अगला कीवर्ड, अगला की फीचर फेडरलिज्म। अब फेडरलिज्म क्या करता है? फेडरलिज्म में मतलब पावर डिवाइड होता है। पावर डिवाइड होगा। डिवाइड, जी हाँ, किस में डिवाइड होगा? स्टेट में और सेंट्रल में। इसमें सेंट्रल के अंदर ये काम आएगा और स्टेट के अंदर कुछ अलग अलग काम आएगा। फिर एक और की फीचर है जिसका करते हैं सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म क्या है? सेक्युलरिज्म करता है कि ये बताता है कि हम किसी एक प्रमोट नहीं करते, किसी एक रिलीजियन को हम प्रमोट नहीं करते, ये सेक्युलरिज्म बताता है। फिर आता है सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर क्या है? सेपरेशन ऑफ पावर ये करता है कि जैसे कि लेजिस्लेटिव है, ये लॉ बनाने का काम करेगी। एग्जीक्यूटिव है, ये लॉ को लागू कराने का काम करेगी। जुडिशरी है, लॉ सही से बना है या नहीं बना है, कुछ आर्बिट्री एक्शन से, कुछ डिस्प्यूट से ये सॉल्व करने की पड़ेगी। तो ये होता है सेपरेशन ऑफ पावर। अब हमने पहले देखा था कि एक चीज है, उसका सिग्निफिकेंस जाना है। सिग्निफिकेंस किसका जाना है? प्रियम्बल का। प्रियम्बल का सिग्निफिकेंस जाना है। तो सिग्निफिकेंस ये है कि ये रिफ्लेक्ट करता है, क्या रिफ्लेक्ट करेगा? ये रिफ्लेक्ट करता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके जो फ्रेमर थे, जो उन्होंने बनाया, आखिर उनकी साइकोलॉजी या फिर आप फिलोसॉफी बोलो, या उनका मत क्या था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, ये किस में दिखता है? ये दिखता है प्रियम्बल में। ये प्रियम्बल में दिखता है। ओके। और अब चैप्टर 3 पे, ये हो गया प्रियम्बल का बात। हम चलते हैं चैप्टर 3 पे। चैप्टर 3 किसका है? इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। अब इलेक्टोरल पॉलिटिक्स क्या है? इलेक्टोरल पॉलिटिक्स बताता है कि पहले इसका मेन चीज है कि इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्शन क्या है। तो यहाँ पे लिखते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ, आखिर इलेक्शन है क्या? तो इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्शन की बात करें तो इलेक्शन आर सेंट्रल टू डेमोक्रेसी एज दे अलाउ सिटीजन टू चूज। देखिए, इम्पोर्टेंस यही है इलेक्शन का, क्योंकि हमें क्या है, एक डेमोक्रेसी कंट्री जहाँ पे सिटीजन्स जो होते हैं वो इलेक्ट करते हैं उनके गवर्नमेंट को। ठीक है। अब मान लीजिए सिटीजन्स ने रॉन्ग इलेक्ट कर लिया किसी को, तो अब तो भाई गौर अब तो बाहर से फिर से इलेक्शन होना चाहिए, इसलिए एक फिक्स्ड टाइम रखा जाता है इलेक्शन का। ताकि सिटीजन जो सिटीजन्स होते हैं उनके पास टाइम हो। किस चीज का टाइम हो? वापस से एक नया गवर्नमेंट इलेक्ट करने का लिए। तो ये होता है प्रोसीजर। ठीक है, इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया। अब अगला, इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया। इलेक्शन प्रोसेस इंडिया के बारे में बात करूं तो डिलिमिटेशन डिलिमिटेशन एक चीज है। मतलब
द इसका मतलब होता है कि जब कोई इलेक्शन के लिए खड़ा होता है, चाहे वो एमएलए हो, एमपी हो, कोई भी हो, तो उसका हर एक का एक एरिया जो होता है, उसको क्या करते हैं, एक लिमिटेड कर दिया जाता है कि आपका एरिया इतना ही है, आप इतने तक की अपना प्रचार वचार कर सकते हो। ये होता है, बाउंड्री तय कर दी जाती है। फिर होता है इसके अंदर एक वोटर लिस्ट। वोटर लिस्ट मतलब एक लिस्ट बनाई जाती है कि कौन एलिजिबल है, किस चीज के लिए एलिजिबल है, वोटिंग करने के लिए एक लिस्ट बनती है। ठीक है। फिर होता है नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट। नॉमिनेशन नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट, ये क्या करता है, ये होता है कि भाई कौन कौन से कंटेस्ट है, कौन कौन से कंटेस्ट या फिर लोग होंगे जो इलेक्शन के लिए क्या होंगे, खड़े होंगे, जो इलेक्शन लड़ेंगे, ये नॉमिनेशन हो जाता है। फिर होता है इलेक्शन कैंपेन। इलेक्शन कैंपेन शुरू होता है। इलेक्शन कैंपेन क्या होता है, ये देख लेते हैं। इलेक्शन कैंपेन मतलब सीधा ये मत समझो, पीरियड व्हेन कैंडिडेट एंड पार्टी सीक टू विन द वोटर सपोर्ट। अब जो वोटर्स होते हैं भाई, अब कोई जो भी इलेक्शन में खड़ा होगा, वो बताएगा कि भाई मैंने ये अभी तक काम किया हुआ है, फ्यूचर में मैं ये काम करूंगा। अब इसके बेस पे क्या करते हैं, जो वोटर्स होते हैं वो कैंडिडेट को जीतेंगे या कहेंगे कि हाँ भाई मैं इसको ही वोट दूंगा, ऐसे टाइप पे इलेक्शन कैंपेन चलता है। जब ये सब हो गया, फिर होता है पोलिंग और काउंटिंग। पोलिंग और काउंटिंग, ये होता है। पोलिंग और काउंटिंग मतलब अब वोटर क्या करेंगे, वोटर्स जो होंगे वो जाएंगे पोलिंग स्टेशन पे। पोलिंग स्टेशन पे क्या होता है, पोलिंग स्टेशन पे जाने पे वहाँ पे वोट देते हैं। पोलिंग स्टेशन पे वोट गया, अब जब ये पूरा वोट हो जाएगा, वोट का एंड हो जाएगा, तो लास्ट में क्या जी कितनों ने कि सॉरी यहाँ किस वोटर ने किसको वोट दिया, ये इसके अंदर देखा जाएगा। ठीक है। फिर आती है इसके बाद इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन इलेक्शन कमीशन क्या करेगी, इलेक्शन कमीशन का काम होता है, पहले तो भैया बता दे कि ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। इंडिपेंडेंट बॉडी है, जी हाँ। इसका मतलब कि यही इंडिपेंडेंट बॉडी इंश्योर करेगी, क्या इंश्योर करेगी कि फ्री और फेयर इलेक्शन होने चाहिए हमारे कंट्री में, ये इंश्योर करती है। फिर आता है इलेक्टोरल रिफॉर्म। इसके अंदर एक और चीज़ है इलेक्टोरल रिफॉर्म। ये क्या है ये देख लेते हैं। जैसे कि इलेक्टोरल रिफॉर्म क्या होता है, जैसे एक ईवीएम आया था, पहले लोग पेपर के थ्रू वोट देते थे, तो उसमें पेपर वेस्ट होता था, टाइम लगता था काउंटिंग में। अब ईवीएम आ गया, तो ऐसे कुछ चेंजेस करने के लिए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इसी को कहते हैं, ताकि इलेक्टोरल प्रोसेस जो है वो सही से हो जाए, स्ट्रिक्टली वोट हो। स्ट्रिक्ट वोट का जो कंडक्शन है, जो कंडक्ट करने का जो तरीका है वो स्ट्रिक्टली हो, ये इसमें बताया जाता है। इसमें ये भी प्रोहिबिट किया जाता है कि भाई कोई मनी के थ्रू वोट ना खरीद ले, पैसा दिया और वोटर्स को क्या कर लिया, बाई कर लिया, ऐसा ना हो। तो ये रहता है। लेकिन अब इतना सब बात कर लिया तो कुछ चैलेंजेस भी होंगे। अब जब चैलेंजेस की बात करेंगे कि चैलेंजेस क्या क्या हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रोल का अभी भी सही से प्रैक्टिस नहीं होता। अभी भी हर सिटीजन जो है वो वोट नहीं देता। तो ये सब है अभी भी प्रॉब्लम। ओके। अब लास्ट के चैप्टर 4 वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। ठीक है। अब सबको पता है कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है। पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या करती है, जिसमें एक
लोक सभा है और दूसरा राज्य सभा है। ये दो है, लोकसभा और राज्यसभा। ये क्रूशल रोल प्ले करती है लॉ मेकिंग में। अब इसी में एक पहले एक चीज़ कर लेते हैं, जैसे कि हमने पहले पढ़ा लेजिस्लेचर, सबको पता है, इसको हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं। हाउस ऑफ द पीपल, हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं। मतलब इसमें जो भी लोग बैठते हैं, लेजिस्लेचर में जो भी लोग बैठते हैं उसको वो इलेक्ट हुए थे। तो कौन इलेक्ट किया होता है उनको सिटीजन इलेक्ट किए होते हैं, इसलिए इसे हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, लॉ मेकिंग होता है, लॉ बनेगा। यहाँ पे और एक काम होता है, यहाँ पे जो भी बजट होते हैं, बजट के रिलेटेड चीज़ें होती है वो डिस्कस होता है। यहाँ पे जो भी एग्जीक्यूटिव ने जो भी काम किया होता है वो यहाँ पे देखा जाता है, क्या काम हुआ है क्या नहीं हुआ है। ठीक है, एक होता है, इसके बाद होता है और लेजिस्लेचर के बाद एक राज्यसभा होती है। राज्यसभा को क्या कहते हैं, राज्यसभा को कहते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं। ये क्या है, रिप्रेजेंट करता है स्टेट को, सर्व करता है रिवाइजिंग चैम्बर ऑफ लेजिस्लेचर। ये स्टेट को डायरेक्टली सर्व करते हैं, और अगर कभी कभी लोकसभा कभी काम में ना हो, मतलब कहीं कुछ और कहीं जगह बिजी हो, तो ये राज्यसभा लोकसभा का भी काम करते हैं। अब बात आती है एग्जीक्यूटिव की, कि भाई एग्जीक्यूटिव कौन कौन होते हैं, एग्जीक्यूटिव के बारे में भी जानना जरूरी है। तो एग्जीक्यूटिव के बारे में जाना है तो पहले आते हैं प्रेसिडेंशियल, प्रेसिडेंट क्या कहा जाता है इनको, सेरेमोनियल हेड ऑफ द स्टेट, सेरेमोनियल हेड ऑफ द स्टेट इनको कहा जाता है। और फिर आते हैं पीएम और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये लोग आते हैं, इनको रियल एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। इनको रियल एग्जीक्यूटिव कहा जाता है, क्यों, क्योंकि यही जो भी लॉस बनते हैं उसको क्या करवाते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करवाते हैं यही लोग, तो इनको रियल बोला जाता है। और फिर आती है जुडिशरी बॉडी, जुडिशरी, जी हाँ, जुडिशरी बॉडी आती है। जुडिशरी बॉडी क्या करती है, जुडिशरी बॉडी में जैसे कि पहले होता है, ऑलरेडी पहले प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट जो सबसे हाईएस्ट कोर्ट माना जाता है, इसको ये एक हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया है, इंडिया। इसका काम है जुडिशियल रिव्यू करना, जुडिशियल रिव्यू करना, कोई उस पर अगर कोई तोड़ रहा है उस रिव्यू को तो उसको पनिशमेंट भी देना, इसका एक काम है जुडिशियल रिव्यू का। हाई कोर्ट आता है इसके बाद सॉरी यहाँ पे लिख देता हूँ, हाई कोर्ट क्या करता है, हाई कोर्ट में हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट ये एक साथ लिख देते हैं, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं। ये स्टेट प्लस डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो केसेस होते हैं उन्हें ये टैकल कर रहे होते हैं। ठीक है, अब लॉ मेकिंग प्रोसेस कैसा होता है, लॉ मेकिंग प्रोसेस कैसा होता है। लॉ मेकिंग प्रोसेस मतलब कि एक बिल होता है, उसको करेंगे प्रपोज, भाई वैसा हम लाना चाहते हैं, वो बिल पे क्या होगा, डिबेट होगा, बिल पे क्या होगा, डिबेट होगा। डिबेट होने के बाद, डिबेट वो भी कौन से, बोथ पार्लियामेंट में, बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में डिबेट होगा उसके रिलेटेड। जब डिबेट होगा तो जब उसको अप्रूवल मिल जाएगा, जब अप्रूवल मिल जाएगा तो क्या होगा, उसको प्रेसिडेंट के पास भेजा जाएगा। प्रेसिडेंट क्या करेंगे, उस पर एसेंट देंगे, उस पर अपना साइन करेंगे और वो क्या हो जाएगा, फिर लॉ बन जाएगा। तो ये होता है लॉ मेकिंग प्रोसेस। देखिए इसमें एक और काम होता है चेक एंड बैलेंस का। चेक एंड बैलेंस कौन करता है, चेक एंड बैलेंस करता है हमारा जुडिशरी, और ये जुडिशरी को पावर कौन देता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा पावर देता है।
कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि भाई इंश्योर करना कि कोई भी अपने पावर का मिसयूज ना करे, ऐसा पावर देता है। ठीक है, अब आता है लास्ट में चैप्टर 5। चैप्टर 5 इसका नाम है डेमोक्रेटिक राइट्स। आखिर होते क्या है? मीनिंग ऑफ राइट्स पहले जान लेते हैं। मीनिंग ऑफ राइट, मीनिंग ऑफ राइट के बारे में जानो तो मीनिंग ऑफ राइट में सिंपल सा जो राइट्स आर रीजनेबल क्लेम ऑफ इंडिविजुअल रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी एंड एनफोर्स्ड बाय द स्टेट। स्टेट और सोसाइटी ने क्या क्या कुछ एनफोर्स किया हुआ है, कुछ एनफोर्स किया हुआ है। किस पे एनफोर्स किया? इंडिविजुअल्स पे, मतलब हर एक इंसान पे, तो उसको राइट कहते हैं। इसी में आता है एक राइट टू इक्वलिटी। ये राइट टू इक्वलिटी क्या है? अगर राइट टू इक्वलिटी के बारे में बात करना है तो राइट टू इक्वलिटी ये चीज़ है कि भाई हमें डिस्क्रिमिनेशन से बचाना। डिस्क्रिमिनेशन, हाँ, हमें भेदभाव से बचना या कुछ भी करना, डिस्क्रिमिनेशन से बचना चाहिए। किस चीज़ के डिस्क्रिमिनेशन? हमें रिलीजन, कोई धर्म, रेस, या फिर कास्ट, या फिर सेक्स, या फिर कहाँ पे हमने जन्म लिया है, प्लेस ऑफ बर्थ, उसको लेकर कोई हमसे डिस्क्रिमिनेशन ना करे। अब राइट टू फ्रीडम की बात आती है। राइट टू फ्रीडम क्या है? राइट टू फ्रीडम कहता है कि भाई हमें बोलने का, हमें कुछ भी, जैसे इनको अगर हमें कुछ प्रॉब्लम है तो हमें असेंबली, हम अपने मूवमेंट कर सकते हैं, कुछ अपने लिए एक एसोसिएशन बना सकते हैं, हम कहीं भी जगह ज़मीन लेकर रह सकते हैं, हम अपना कोई भी अपने मन रिलेटेड प्रोफेशन हो, लेकिन ये सब हित में होना चाहिए। ये ना कि भाई किसी और को हम पहुँचा रहे और ये सब काम कर रहे, नहीं। ठीक है, फिर आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन पहले इसका मतलब, जस्ट अ सेकेंड।